हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल एनालिसिस एजुकत में। कैसे हैं दोस्तों आप लोग सभी? उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे और आपकी अपनी अच्छे से तैयारी में लगे होंगे। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि हम जो रोजगार विद अंकित ऐप पर जो वीकली जो मॉक टेस्ट होते हैं हम उनका सोल्यूशन मैथ का इस वीडियो में करवा रहे थे, लेकिन आपकी बार बार कमेंट पर हमने मिनी मॉक का भी सोल्यूशन करवाना स्टार्ट कर दिया है दोस्तों। पिछली बार एक दो मिनी मॉक के सोल्यूशन हमने डाल भी दिए हैं। 29 सितंबर यानी कि कल शाम को जो मिनी मॉक हुआ था मैथ का, तो उसका सोल्यूशन हम आज इस वीडियो में करवाने वाले हैं। मिनी मॉक से दोस्तों फायदा ये होता है कि हम उसमें टाइम फिक्स होता है दोस्तों, 25 मिनट उसमें दिए हुए होते हैं या और फिक्स क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें हमें टाइम की प्रॉब्लम नहीं आती। जब भी आपको ऐसा लगता है कि टाइम की हमें प्रॉब्लम आ रही है तो आप मनी मॉक लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपका जो है टाइम कम टाइम में आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। और इस वीडियो से दोस्तों आपको सीखने को ये मिलेगा कि कैसे हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। हो सकता है आपसे क्वेश्चन आ रहा है लेकिन आपका अटेम्प्ट करने का तरीका सही नहीं है, उसमें टाइम ज़्यादा लग जा रहा है, तो हम इसमें सही तरीके यूज कैसे करें वो सब सीखने की कोशिश करेंगे दोस्तों। और आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें दोस्तों, आप पूरा देखिए इसको। अगर आपको लगता है टाइम ज़्यादा एक्सपेंड हो रहा है तो आप लोग इसकी स्पीड बढ़ाकर भी वीडियो को देख सकते हैं। और आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं भाई, तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें प्लीज़, और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आपको जब वीडियो अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के मॉक टेस्ट को। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन आपके सामने खुल गया है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि किसी वस्तु पर प्राप्त लाभ उसकी लागत का 120% है। यानी कि लागत का मतलब क्रय मूल्य, यानी कि उसकी लागत या क्रय मूल्य 100 रुपया है, तो उसका 120% लाभ है, यानी कि 100 का 120% 120, ये उसका हो गया क्रय मूल्य दोस्तों। और 120 फिर क्या हो गया, लाभ हो गया उसका। तो विक्रय मूल्य कितना रहा होगा? तो विक्रय मूल्य उसका रहा होगा 220। 100 और 120 यानी कि 100 का क्रय मूल्य 120 का लाभ, तो विक्रय मूल्य रहा होगा 220। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में दोस्तों कि उसकी लागत 25% बढ़ा दी जाए। लागत का मतलब क्रय मूल्य 25% बढ़ा दिया जाए। 100 का 25% 25, तो ये कितना हो गया, 125 हो गया। अब उसके बाद में क्या कह रहा है कि विक्रय मूल्य को नियत रखा जाए, यानी कि विक्रय मूल्य को नियत रखा जाएगा मतलब विक्रय मूल्य को 220 ही रखा जाए, कुछ भी नहीं छेड़ा जाए। तो अब ये क्या कह रहा है कि तो प्राप्त होने वाला लाभ। अब मुझे बताओ दोस्तों, जब क्रय मूल्य 125 हो जाएगा और विक्रय मूल्य 220 हो जाएगा तो लाभ कितना हुआ? लाभ 95 रुपये का हुआ। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य में से घट जाएगा, तो प्राप्त होने वाला लाभ विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है? विक्रय मूल्य कितना है 220 और लाभ कितना है 95। तो यही कह रहा है कि जो लाभ है वो विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है। विक्रय मूल्य कितना है 220 है, परसेंट में बदलने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं। अब जब इसको दोस्तों काटेंगे तो जीरो से ये जीरो कट जाएगी। अब 950 बच गया यहाँ पर। तो अब इसको आगे और सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो 2 से कट जाएगा 475 बार और 2 से ये कट जाएगा 11 बार। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं दोस्तों, भाग दे के देखिए तो ये जा रहा है 11 चौक 44 और 11 तिया 33 पॉइंट, यानी कि इसमें पूछा है कि निकटतम पूर्णांक क्या होगा, तो 43 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, 43 के निकटतम देख लो 43%, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। तो एक गाय 25 मीटर लंबी भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने में खूंटे से बंधी है। तो ये कोई वर्गाकार मैदान है दोस्तों, और इसकी भुजा है जो कि हमें क्वेश्चन में दी हुई है 25 सेंटीमीटर। और ये क्या कह रहा है, एक कोने में गाय बंधी हुई है रस्सी से, और रस्सी की लंबाई इसमें दी हुई है 14 सेंटीमीटर। जब रस्सी की लंबाई 14 सेंटीमीटर दी हुई है दोस्तों, तो अब ये पूछ रहा है कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल एम स्क्वायर में बताइए जिसमें गाय घास चर सकती है। अब जब 14 मीटर रस्सी है दोस्तों, तो यहाँ से 14 मीटर के इस एरिया में जा सकती है दोस्तों गाय, ऐसे यहाँ तक चढ़ सकती है, ठीक है। अब ये दोस्तों यहाँ तक भी चढ़ सकती है, तो घास ये व्रत बना रही है 14 मीटर की रस्सी से, अगर खूंटे से बांध दिया जाए तो ऐसे ऐसे घूमेगी तो व्रत बनेगा। लेकिन उस मैदान में चढ़ कहाँ तक सकती है, ये तो उस मैदान का भाग नहीं है, यानी कि इस हिस्से में वो चढ़ सकती है जो वर्गाकार मैदान है उसके। तो अब आप मुझे बताओ कि वो रस्सी है वो उसकी त्रिज्या हो गई, तो आर कितनी हो गई 14 मीटर। अब इस वृत्त का अगर हम क्षेत्रफल देखें तो वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला आपको पता है पाई आर स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, किसी भी वर्ग के कोने में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। जी हाँ बिल्कुल बनेगा। जब 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बन रहा है तो दोस्तों ये पूरा जो वृत्ताकार पथ है इसमें कितने डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है, लेकिन ये कितना है 90 डिग्री है। 90 डिग्री का मतलब 1/4 होता है।
या फिर आपके सामने ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो ये त्रिज्यखंड ही तो है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 होता है, 360 डिग्री। ऐसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। या फिर अब वृत्त का पूरा क्षेत्रफल निकालो और उसके बाद में ये देखो 90 डिग्री यानी कि 1/4 हिस्से को चल रहा है ये, तो 4 से डिवाइड कर देंगे। या फिर इसी फॉर्मूले के हिसाब से आप इसको सॉल्व कर लो। पाई का मतलब 22/7 होता है, गुणा आर स्क्वायर यानी कि 14 गुणा 14 गुणा थीटा कितना दिया हुआ है 90 डिग्री बटे 360। या फिर डायरेक्टली आप इसको 1/4 भी कर सकते थे और इसको काटेंगे जब 1/4 ही आएगा। अब दोस्तों इसको देखो 7 से 2 बार कट रहा है ये, और ये 2 से ये 2 बार कट रहा है, और इस 2 से ये 11 बार कट रहा है। अगर 11 गुणा 14 करेंगे तो हमारे सामने निकल करके आ रहा है दोस्तों 154 मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये दिया हुआ है 154 ऑप्शन नंबर ए में। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमसे? क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि एक महिला को मंदिर तक, इस क्वेश्चन को दोस्तों थोड़ा सा गौर से पढ़ना आप लोग, कि एक महिला को मंदिर तक, अब अगर आप इसको कोई लॉजिक लगाने की कोशिश करेंगे, आप कोई फार्मूला ढूंढेंगे तो ये टिपिकल बन जाएगा दोस्तों। इसमें आप इक्वेशन बनाएंगे तब भी टिपिकल बन जाएगा। लेकिन आप ऐसे सोचिए इसको कि एक महिला को मंदिर तक पैदल जाने, और वहां से, यानी कि कोई महिला है, यहाँ पर मंदिर है, वो मंदिर गई पैदल पैदल, और इधर से कोई सवारी में आई, वो सवारी का मतलब कुछ भी बाइक पे या कैसे भी आई वो, तो इधर से तो टाइम ज़्यादा लगेगा, पैदल गई है वो, लेकिन जब दोबारा आई है तो टाइम कम लगेगा। अब ये क्या कह रहा है कि पैदल जाने उधर से सवारी में आने में कितना घंटे का टाइम लगा? 3 घंटे और 20 मिनट। अब दोस्तों इसको आप ऐसे सोचो एक बार, पैदल को हम पी मान लेते हैं और दूरी तो सेम है, यानी कि एक साइड से पैदल गई और दूसरी साइड से कैसे आई? सवारी से आई। सवारी को एस से डिनोट कर लेते हैं एक बार के लिए, तो उसे टाइम कितना लग रहा है? 3 घंटे 20 मिनट। तो अब इसको एक बार हम मिनट में लेके देखते हैं। टोटल 3 घंटे में कितने मिनट हो गए? 180 और 20 मिनट, यानी कि ये टोटल हो गई 200 मिनट। 200 मिनट टाइम उस महिला को लग रहा है पैदल जाने और सवारी से आने में। अब आगे क्या कह रहा है दोस्तों कि यदि वह दोनों ओर के लिए सवारी का प्रयोग करे, यानी कि अगर वो इधर से भी सवारी से जाए और इधर से भी सवारी से जाए, तब इसे कितना टाइम लग रहा है? तब इसे 2 घंटे कम लग रहे हैं, यानी कि 3 घंटे 20 मिनट से 2 घंटे कम लग रहे हैं, यानी कि 1 घंटा 20 मिनट ही लग रहा है। 1 घंटा 20 मिनट में होते हैं 80 मिनट। अब आप लोग ऐसे देखो कि s प्लस एस 80 हो रहा है, यानी कि 2s बराबर 80 हो रहा है, तो 1s बराबर कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। और यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर भी 40 हो जाएगा। अब यहाँ से पैदल जाने का टाइम हमारे पास निकल करके आ गया, देखो टोटल 200 है, सवारी से आने में 40 मिनट लग रहा है, तो पैदल आने में कितना टाइम लग रहा है उसको? यानी कि 160 मिनट लग रहा है, पैदल आने में लग रहा है 160 मिनट। अब दोस्तों आगे क्या कह रहा है कि यदि वह दोनों ओर से पैदल चलती है, यदि वह दोनों ओर से पैदल चलती है तो उसके द्वारा लिए जाने वाले समय का आधा समय क्या होगा? अगर वो इधर से भी पैदल जाने का टाइम कितना? 160। अगर उधर से भी पैदल आए तो इसका डबल हो जाएगा, क्योंकि 160 उधर से भी लगेंगे, तो ये कितना हो गया? 320 मिनट हो गया। लेकिन इसमें पूछा है कि उसके लगने वाले समय का आधा, तो आधा समय तो यही हो जाएगा 160 मिनट। और 160 मिनट का मतलब क्या होता है? तो 160 मिनट में 6 से डिवाइड करेंगे, 0 बार 6 दूनी 12 और 2/3, यानी कि 2 घंटे और मिनट कितने लग रहे हैं उसको? 40 मिनट, यानी कि 2 घंटे और 40 मिनट उसको टोटल टाइम लग जाएगा। और जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है दोस्तों, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ऐसे सवाल दोस्तों पूछे जाते हैं, कई एग्जामों में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। अगर आप इक्वेशन से जाएंगे तो फंस जाएंगे, आपको टाइम भी ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन और पता नहीं सही हो नहीं हो। लेकिन आप ऐसे जब इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे तो देखो दोस्तों कितना ईजी हो गया ये। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है हमारे सामने, जो कि क्या कह रहा है? डिस्काउंट से क्वेश्चन है कि एक वस्तु के अंकित मूल्य पर क्रमशः ये 15%, 20% और 18% की 3 क्रमिक छूट देने के बाद उसे इतने रुपए में बेचा जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य बताइए। अब दोस्तों आपको अगर यहाँ पर 2 छूट होती तो हम इफेक्टिव छूट निकाल सकते थे, इफेक्टिव डिस्काउंट निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पर इफेक्टिव अगर हम निकालेंगे तो लंबा पड़ जाएगा, कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए हम इसको ऐसे सोचते हैं एक बार कि 15% की फ्रैक्शन क्या होती है? 15% की फ्रैक्शन होती है 3/20। और दोस्तों दूसरी हमारे सामने डिस्काउंट है 20%, तो 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। और तीसरा डिस्काउंट है 18%। 18% को जब हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा 9/50। अब दोस्तों जब हम ब्याज अगर देते हैं अगले साल पे, तो इसको 20
20 का 15% 3 होता है, तो 20 से 23 करते हैं। तो अब इसमें डिस्काउंट दे रहे हैं तो घटाएंगे, तो देखो 20 से कितना हो गया, 3 घट के 17 हो गया, और 5 से कितना हो गया, 1 घट के 4 हो गया, और 50 से कितना हो गया, 9 घट के 41 हो गया। अब दोस्तों जब भी हम ऐसी फॉर्मूले लेते हैं तो एक तो इनको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम। कैसे? इनको ऐसे काट सकते हैं, ऐसे नहीं काटना कभी भी, ऐसे काट दें। तो क्या क्या कट रहा है, 4 से 5 बार कट रहा है 20, और कोई टर्म इसमें कट नहीं रही है। तो अब इनका गुणा कर लेते हैं, 55 25 पंजे 125, ये हो गया 1250, और ये हो गया 17 गुणा 41। इसको एक बार ऐसे ही रहने दो, चाहे तो पूरा गुणा कर सकते हैं, लेकिन बाद में भी इसको काटना पड़ेगा, तो इसको ऐसे ही रहने दो एक बार, ठीक है। अब दोस्तों ये क्या कह रहा है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कोई चीज़ इतने में बेची गई है। जब इतने में बेची गई है तो, लेकिन यहाँ पर रेशियो में कितना आ रहा है, 17 गुणा 41, ये तो यूनिट में आ रहा है। अब दोस्तों बेची कितने में गई है वो, 2230.40 में, लेकिन हमें क्या निकालना है, उसका अंकित मूल्य निकालना है, जो कि यूनिट में कितना आ रहा है, 1250। तो चलिए दोस्तों अब कंपेयर करते हैं कि जो 2230.40 में भाग लग जाएगा किसका, 17 गुणा 41 का। हमें निकालना क्या है, अंकित मूल्य निकालना है। तो अंकित मूल्य का रेशियो कितना आ रहा है, 1250, तो इसका हो जाएगा गुणा। अब दोस्तों सॉल्व करते हैं इसको, पॉइंट हटाते हैं एक बार, तो 2 अंक छोड़ गए तो नीचे 2 जीरो लग जाएंगी। अब दोस्तों साथ में ये 2 जीरो कट भी जाएंगे, ठीक है। अब चलिए इसको काटते हैं एक बार, 17 से काटते हैं। 17 एकम 17, 17 बचा यहाँ पर 5, 17 तिया 51, और बचा यहाँ पर 2, 17 एकम 17, बचे 3, और 17 दूना 34, यानी कि दोस्तों 17 से ये संख्या कट रही है 1312 बार। अब यहीं पर जब हम 41 से इस वैल्यू को काटते हैं, चलिए 1312 में 41 का भाग लगाते हैं, तो एक बार 3 बार दे के देखते हैं, 3 बार जा रहा है इसमें, 41 दिया 123, 41 दिया 123। अब यहाँ पर बच कितना रहा है दोस्तों, 8 बच जा रहा है, तो 82 हो गया है, 41 दूना 82, यानी कि ये टर्म टोटली इससे कट गई 82 बार। अब दोस्तों देखो यहाँ पर अगर हम गुणा कर लेते पूरा तो हमें दिक्कत आती, लेकिन हमने ऐसे ही रखा। ऐसे आप लोग क्वेश्चंस को पहचानना सीखिए, कैसे कहाँ से अटेम्प्ट करना है। अब हमारे पास जो टर्म बच रही है वो 32 गुणा 125 बच रही है, ठीक है। अब इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं, और सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा निकल करके दोस्तों, इसको गुणा करने पर आ रहा है 4000। तो 4000 रुपये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो दोस्तों। क्वेश्चन ज़्यादा टिपिकल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप शांति से पढ़ेंगे, क्वेश्चंस को धीरे से पढ़ेंगे, तो क्योंकि इसमें सिली मिस्टेक्स के ज़्यादा चांस हैं, बीच बीच में छोटी छोटी चीज़ घुसा रखी हैं लैंग्वेज में, तो आप इनको ध्यान से पढ़ना। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने क्या कह रहा है कि दो धनात्मक संख्याएं हैं, कोई भी दो धनात्मक संख्याएं, आप कुछ भी मान लो, ए मान लो, ए भी मान लो, ठीक है, उनके वर्गों का योग, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना दिया हुआ है हमारे सामने, 2426, ठीक है। अब दोस्तों इसको देखो कि उनमें से एक संख्या का वर्गमूल 7 है, वर्गमूल 7 है एक संख्या का, तो वो संख्या क्या होगी, उसका वर्ग होगी, यानी कि 749 होगी वो संख्या। तो हम किसी भी संख्या को एक को 49 मान लेते हैं। अब आपको ए स्क्वायर को 49 नहीं मानना है दोस्तों, वो संख्या ही निकली हमारे सामने, यानी कि ए बराबर 49 मानते हैं। अब यहाँ पर ये स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसका फिर से स्क्वायर करते हैं 49 का भी, तो 49 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो 2401 निकल करके आएगा। 49 का स्क्वायर होता है 2401। अगर आपको याद रहते हैं ऐसे स्क्वायर तो ठीक है, नहीं तो आप गुणा करके भी निकाल सकते हैं। तो अब हम यहाँ से बी स्क्वायर निकाल सकते हैं, कैसे, इस ए स्क्वायर को इधर ले जाएं, तो इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस का हो जाएगा तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या निकली यहाँ से, बी स्क्वायर बराबर 2426 और माइनस 2401, तो बी स्क्वायर बराबर क्या निकला। अब जब इसको हम घटाएंगे तो 25 आ रहा है निकल करके। जब बी स्क्वायर बराबर 25 है तो बी बराबर क्या हो जाएगा, 5। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, तो दूसरी संख्या क्या है हमारे सामने निकल करके 5, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो कि क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कह रहा है, ये भी दोस्तों इजी क्वेश्चन है। दो प्रत्याशी हैं, कोई चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, प्रत्याशी ए है, प्रत्याशी बी है, उनका अनुपात दिया हुआ है कितना, 3:10। अब दोस्तों इसने आगे क्या कहा है कि यदि सभी मत वैध हैं, कोई भी अवैध मत नहीं है, ठीक है, और यदि विजेता प्रत्याशी को 15,62,000 वोट मत मिले तो कुल कितने मत डाले गए। अब दोस्तों विजेता प्रत्याशी कौन सा हुआ, जिसका बड़ा अनुपात है वो, तो 10 यूनिट के बराबर क्या दिया हुआ है, 10 यूनिट के बराबर दिया है 15,62,000
00। अब दोस्तों एक यूनिट निकाल सकते हैं कि यहाँ से 10 से डिवाइड हो जाएगा, 10 से डिवाइड होगा तो एक यूनिट के बराबर कितना निकला 15 62 और एक जीरो से जीरो कट गई, 15 62 जीरो यानी 15,620। अब जब एक यूनिट की वैल्यू हमें पता है तो दोस्तों उसने पूछा क्या है, तो कुल कितने मत डाले गए। तो यूनिट में कितने मत डाले गए हैं दोस्तों, यूनिट में आ रहा है यानी कि रेशियो में आ रहा है 10 और 3 13। तो 13 यूनिट जब हम निकालेंगे तो दोस्तों 13 की गुणा कर देंगे इससे, सीधी सी बात है। चलिए गुणा करते हैं, 0 13 दूनी 26 हासिल 2 13 छिक्की 78 और 2 80। अब दोस्तों साथ ही साथ आपको ऑप्शन पर भी नजर रखनी है। देखो ऐसा किस में दिख रहा है, पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है, 060 किस में आ रहा है, ये आ रहा ऑप्शन नंबर बी में। तो हमें सॉल्व कर देना है दोस्तों। वहां पर कोई नहीं देखता कि आपने कैसे सॉल्व किया, इसको सिर्फ आंसर आना चाहिए। जब आपको 3 टर्म लास्ट की मिल गई हैं और वो एक ही ऑप्शन में है सिर्फ, तो हमें उसको क्लिक कर देना है। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है हमसे दोस्तों, ये भी इजी क्वेश्चन है। अगर आपको फॉर्मूले आ रहे हैं मेंसुरेशन के अच्छे से, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हैं। कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए दोस्तों। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। तो दोस्तों अब हमें विकर्ण, एक ही विकर्ण दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्या कह रहा है कि जिसकी भुजा, एक तो समचतुर्भुज की भुजा दे रखी है। समचतुर्भुज को ऐसे मानिए आप लोग, ये हमारा कोई समचतुर्भुज है और समचतुर्भुज की भुजाएं बराबर होती हैं आपस में, जो कि कितनी दी हुई है 10 सेंटीमीटर। और ये इसमें कोई विकर्ण है तो, और जब भी समचतुर्भुज के विकर्ण आपस में दोस्तों 90 डिग्री पर काटते हैं, ये बात आपको याद रखनी है, ये आपस में 90 डिग्री पर काटते हैं। और अब क्या करा है दोस्तों कि जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है और छोटा विकर्ण 12 है, तो छोटा विकर्ण 12 है तो आप इसको ऐसे मान लो, और ये बराबर बराबर पर काटते हैं विकर्ण आपस में, तो 12 है तो इनकी दोनों की 6 हो गई, इनकी लंबाई कितनी हो गई 6 हो गई। अब यहाँ पर इस विकर्ण की लंबाई हमें दी नहीं हुई है, और यहाँ पर ये 10 है तो ये भी 10 होगा, क्योंकि समचतुर्भुज में चारों भुजाएं समान होती है। अब दोस्तों इसको यहाँ से निकालते हैं एक बार। मैंने आपको अभी बताया कि दोनों विकर्ण 90 डिग्री पर काटते हैं, और जब 90 डिग्री पर काटते हैं तो ये भुजा हमें दी हुई है 6 और ये दी हुई है 10। तो आप मुझे ऐसे बताओ कि आपको ऐसे दिख रहा है क्या ट्रिपलेट 3 4 5, आपने त्रिभुज का ट्रिपलेट पढ़ा था क्या। अगर आपको ऐसे भी नहीं पता है तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं कि जब आधार हमें पता है और कर्ण पता है तो लंब पता नहीं है, तो निकाल सकते हैं आराम से। लेकिन आपको ऐसे नहीं जाना, आपको ये ट्रिपलेट ध्यान में रखने हैं दोस्तों, 3 4 5। ये क्या 3 का डबल हो रहा है, ये क्या 5 का डबल हो रहा है, तो ये 4 का डबल होगा ना। 4 का डबल होगा तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी कि ये कितना हो रहा है 8 हो रहा है हमारे सामने। ये 8 हो रहा है तो ये दोनों बराबर होते हैं आपस में, ये भी 8 हो जाएगा। तो पूरी विकर्ण की लंबाई निकल करके आ गई हमारे सामने कितनी, 8 8 16। जब एक विकर्ण हमारे पास पहले से दिया हुआ है 12 और दूसरा 16 है, तो हमें फॉर्मूले में हमने क्या पढ़ा था 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। एक विकर्ण 12 है, दूसरा विकर्ण 16 है। अब इसको काटते हैं एक बार, 2 से 16 को 8 बार कट जाएगा और 12 अट्ठे 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे सामने इसका क्षेत्रफल निकल करके आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में हमारे सामने दिया हुआ है, और ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। उससे पहले दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियोज पसंद आ रही है तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें दोस्तों। जब मैं इतनी मेहनत लगती है दोस्तों इस वीडियो में, मैं आपके सामने रेगुलर वीडियो लेकर के आ रहा हूँ, तो आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं कि अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दें दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। सिर्फ सोचने वाली बात है, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं है। सिर्फ आप अगर आराम से करेंगे दोस्तों तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे, और अगर इन क्वेश्चंस में आप जल्दबाजी करेंगे तो गलती होगी। क्वेश्चन इजी है, आप सोचेंगे हम इनको कर देंगे और कर भी देंगे, लेकिन अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो गलती होगी। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है दोस्तों, इसमें कुछ फ्रैक्शन दी हुई है 11/12, 13/14, 12/13 और 15/16 और 19/20। अब ये क्या कह रहा है कि इनमें से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, इन फ्रैक्शन में सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन सी है। तो सबसे छोटी फ्रैक्शन देखते हैं एक बार। इनको देखने का तरीका होता है दोस्तों, इनका आपस में वज्र गुणा कर लो, 12 गुणा 13 कर लो और 11 गुणा 14 कर लो। चलिए करते हैं। तो इसका आ रहा है 154 और इसका आ रहा है 156 दोस्तों गुणा करने पर। तो जिनका गुणनफल बड़ा हो वो बड़ी होगी, और जिसके हमें ऊपर ही रखना है, इसको नीचे नहीं करना कभी भी। तो अगर इसको देखिए 154 आ रहा है इसका, यानी कि छोटी फ्रैक्शन कौन सी है, ये है, और हमें पता नहीं है सबसे छोटी, तो बड़ी से हमें अब कोई मतलब नहीं रखना, इसको छोड़ दे एक बार। अब 11/12 को फिर से 12/13 से कंपेयर करिए। अब जब भी आप लोग एक लॉजिक इसमें या तो गुणा कर लो या फिर एक लॉजिक और लगा सकते हैं दोस्तों। जब भी ऐसे
बढ़ते क्रम में संख्या हो 11/12 और 12/13 और यहाँ पर 13/14 होता तो ये इसी ऑर्डर में होती है, ये सबसे छोटी, ये उससे बड़ी, ये उससे बड़ी। तो इसका ऐसे ही पता चल रहा है कि छोटी संख्या यही है, या फिर गुणा करके भी आप लोग देख सकते हैं, तब भी छोटी यही आएगी। चलिए ये भी हमारे पास कैंसिल हो गई कि ये बड़ी है, हमें देखनी है सबसे छोटी। अभी तक तो हमारे सामने सबसे छोटी 11/12 ही आ रही है। अब दोस्तों 15/16 को भी एक बार क्रॉस चेक करके देखते हैं। चलिए इसका आ रहा है दोस्तों गुणा करने पर 176 और इसका आ रहा है गुणा करने पर 12 पंजे 60, 12 12 से 18, 180 आ रहा है, यानी कि ये भी बड़ी है। अभी तक 15/16 भी बड़ी आ रही है, 11/16 ही छोटी है। अब दोस्तों 11/16 को फिर से चेक करते हैं 19/20 से। तो यहाँ पर भी दोस्तों चलिए 11 दूना 22, ये आ रही है 220 और ये आ रही है 16 नंबर 144, 16 कम 16 और 14 30, ये आ रही है 304। तो यहाँ पर भी दोस्तों यही संख्या छोटी निकल करके आई हमारे सामने। कौन सी बिना छोटी है? 11/12। माफ करना दोस्तों, मैंने यहाँ पर 16 से गुणा कर दिया, जो कि 11/12 ही होना है। 12 नंबर 108, 12 कम 12 और 10 22, 228, तब भी बड़ी आ रही है दोस्तों ये। तो हमारे सामने जो सबसे छोटी जो भिन्न निकल करके आई वो कौन सी है? 11/12, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या कह रहा है, आप लोग आराम से क्वेश्चन को करिए। क्वेश्चन नंबर 9 में एक ये हमारे सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं इसको जो सिंप्लीफिकेशन का है मैं इसको एक बार नोट कर लेता हूँ। 4/5 भाग 3/10 4 प्लस 3/4 और भाग 1/2। अब दोस्तों ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है हमेशा कि भाग से पहले ऑफ सॉल्व होता है। मैंने आपको बोर्ड मास के नियम में बता रखा है पहले, तो पहले यही सॉल्व होगा। इससे भाग से पहले क्या होगा? ऑफ सॉल्व होगा। तो चलिए इस ऑफ को ही कर लेते हैं। सबसे पहले देखो 4/5 और ये जब भाग है ये गुणा में बदल जाता है, लेकिन इससे पहले हमें ऑफ सॉल्व करना है। 10 नाम 90 और 3 का 12, यानी कि 12/90 आ रहा है इसको सॉल्व करने पर। तो जब गुणा में इसको बदलेंगे तो 90/12 हो जाएगा दोस्तों ये। और अब है माइनस 4/5 गुणा 4/5 गुणा, अब इसको सॉल्व करेंगे 9 9 और 10/9 हो जाएगा ये। अब ये भाग का चिन्ह है दोस्तों, इसको फिर गुणा में बदल सकते हैं हम, और गुणा में बदलने पर उल्टा हो जाता है। 8/15 का क्या हो जाएगा? 15/8 माइनस 3/4 प्लस, इसको सॉल्व कर लो एक बार के लिए, 3/4, इसको गुणा में बदल जाएगा 2/1 लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो दोस्तों 2 से यहाँ पर इसको काट सकते हैं 2 बार, ठीक है। अब यहाँ पर और कौन कौन सी वैल्यू कट रही है? 3 से रुको एक बार, 4 से इसको यहाँ पर काट सकते हैं 2 बार, और 2 से इसको 5 बार, और 5 से ये 5 कट ही जाएगा। अब ये और कट सकती है 3 से 9 3 बार, और ये 5 बार। अब यहाँ पर हमारे सामने सिर्फ ये टर्म बची है 5/3। तो अब चलिए दोस्तों आगे इनको भी सॉल्व कर लेते हैं एक बार। 4 से ये 3 बार कट रहा है, और 5 से 18 बार कट रहा है, और ये 6 बार कट रहा है कम्प्लीटली। तो अब जो हमारे सामने ये काटा पीटी आपको थोड़ी सी साफ सुथरी करनी है, ताकि आपसे मिस्टेक होने के चांस बहुत ही कम रहे। तो अब चलिए दोस्तों इन टर्म कौन कौन सी बची है? हमारे पास 6 बची है। चिन्ह कौन सा है? माइनस का है। यहाँ पर कौन सी बची है? 5/3 बची है। फिर चिन्ह माइनस का है। फिर कौन सी बची है? 3/4, लेकिन ये 2 और बच रही है यहाँ पर। 3/4 प्लस में 1/2 और बच रही है, सॉरी 3/2 बच रही है, प्लस में 3/2 बच रही है, ठीक है। अब दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं आगे एक बार। जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर या तो डायरेक्ट एलसीएम लेके सॉल्व कर लो। चलिए डायरेक्ट लेके सॉल्व करते हैं एलसीएम। इनका एलसीएम कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। जो इसको भाग देंगे 12 बार, 12 छीन की 72, माइनस 3 चौक 12, 4 पंजे 20, माइनस 4 तिया 12, 3 तिया 9, प्लस 2 छीन 12, 6 तिया 18। अब दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं एक बार। जब माइनस का 9 है और माइनस का 20 है, प्लस प्लस की टर्म कितनी है? 90 आ रही है। 72 और 18 को जोड़ने पर क्या आ रहा है? 90 आ रहा है। और माइनस की टर्म कितनी है? 29 आ रही है। दोस्तों ये सबमिट हो गया है यहाँ पर। तो हम एक बार दोबारा से इसको खोल लेंगे, क्योंकि जब हम समझाते हैं आपको तो इसमें टाइम लगता ही है दोस्तों। जबकि ये मिनी मॉक है, इसमें टाइम फिक्स होता है, और हम जल्दबाजी में अगर इसको करेंगे तब जाके टाइम की पूर्ति होती है। तो मैंने आपको समझाया इसलिए इसमें टाइम लगता है। तो हम इसको दोबारा खोलेंगे एक बार के लिए, तब तक हम यहीं पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं कि 90 माइनस 29 अब बटे में 12 है, वो तो रहेगा दोस्तों। अब यहाँ से जब 90 में से 29 जाएगा तो कितना बचा? 61/12, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो कि अब हम खोल के देखते हैं ऑप्शन किस में दिया हुआ है।
अब ये आपके सामने जो आंसर है 61/12 है दोस्तों, ये दिया हुआ है हमारे सामने, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि 18,000 रुपये पर 1.5 वर्ष के लिए। अब जब ब्याज दोस्तों अर्धवार्षिक दी हुई है यहाँ पर, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी अर्धवार्षिक संयोजित ब्याज हो तो आपको दर का आधा और समय का दोगुना करना है। तो 1.5 वर्ष दिया हुआ है तो समय कितना हो जाएगा यहाँ पर, 3 वर्ष हो जाएगा। और दर कितनी हो जाएगी दोस्तों, दर हो जाएगी 5% हो जाएगी, क्योंकि दर का आधा होएगा अर्धवार्षिक में। और यहाँ पर हमारे सामने मूलधन दिया हुआ है ये कितना, 18,000 रुपये। अब यहाँ पर दोस्तों बात कही गई है कि वो राशि कितनी हो जाएगी इतने वर्ष के पश्चात। तो 3 वर्ष के पश्चात 5% की दर से कितनी हो जाएगी दोस्तों, आप लोग ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं कि 5% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/20 होती है। तो मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में डिस्काउंट के बारे में बताया कि डिस्काउंट जब भी होता है तो यहाँ पर होता क्या 20 से 19, लेकिन जब ब्याज होती है तो क्या होता है 20 से 21 हो जाएगा। और समय कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो 3 बार 20 से 21 होगा ये, 20 से 21, दूसरे वर्ष में फिर 20 से 21, तीसरे वर्ष में फिर 20 से 21। अब दोस्तों जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो ये गुणा करने पर आ रहा है 8,000 और ये गुणा करने पर आ रहा है 21 का क्यूब होता है 9261। अब ये टर्म दोस्तों आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करते करते ऐसे आपके दिमाग में बैठ जाएंगी कि आपको ऑटोमेटिकली ये याद रहने लगेंगी कि 21 का क्यूब क्या होता है 9261। अब दोस्तों इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास जहाँ पर निकल करके क्या आ रहा है, मूलधन 8,000 आ रहा है, लेकिन दिया कितना हुआ है 18,000। तो अब हम 8,000 के बराबर जो हमारी वैल्यू दी हुई है 18,000, तो 1 के बराबर निकालेंगे तो 18,000/8,000 हो जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, वो राशि चाहिए, वो राशि कितनी हो गई, तो यूनिट में वो राशि कितनी हो रही है 9261 हो रही है, तो इस यूनिट का गुणा हो जाएगा 9261 का। अब चलिए दोस्तों इसको काटा पीटी करते हैं कि 3 जीरो से 3 जीरो यहाँ से कट गई हैं, इसको और ज़्यादा काटेंगे तो ये 2 से कट सकता है 9 बार, ये 2 से 4 बार। अब 9 की जब इसमें गुणा करेंगे तो चलिए दोस्तों गुणा करते हैं, 9 एकम 9, 9 छकी 54, हासिल 5, 9 दूनी 18 और 5 23, 9 9 में 81 और 2 83। ये टर्म हमारे पास निकल करके आ रही है और नीचे हमारे पास क्या बच रहा है 2। अब दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं एक बार, 2 बार कटेगा 4 दूनी 8 और ये कटेगा 4 8 32, सॉरी 4 दूनी 8, अब 3 में नहीं जा रहा तो 0 आएगी, 33 में जाएगा, 4 8 32, बचा यहाँ पर 1, 4 3 12, बचे 2 और 4 7 28, बचा 1.25 आ जाएगा। तो 20,837.25 हमारे सामने क्या निकल करके आया, आंसर निकल करके आया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है दोस्तों, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमसे क्या कह रहा है दोस्तों, इसको देखिए एक बार कि एक पुस्तकालय में, हाँ ये क्वेश्चन भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछने को देखने को मिलेंगे आपको। और ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बताता हूँ। चलिए कि एक पुस्तकालय में हर रविवार को 502, यानी कि रविवार को क्या है औसतन 502, हर शनिवार को औसतन यानी कि शनिवार को कितना आ रहा है 475, और हर सप्ताह में अन्य दिनों में 340 पर्यटक आते हैं। यानी कि एक पुस्तकालय में पर्यटक आते हैं जो कि रविवार को 502 और शनिवार को 475 और अदर डेज कितने आते हैं 340 आते हैं। और 30 दिन होते हैं महीने के, इसमें दिया भी है कि 30 दिनों का एक महीना है। तो अब जब भी दोस्तों किसी दिन से महीना शुरू होता है तो वो दिन कितनी बार आता है 5 बार आता है। तो दोस्तों जब रविवार 5 बार आएगा और प्रत्येक रविवार को 502 आ रहे हैं तो क्या गुणा 5 हो जाएगा इसका। और अब दोस्तों शनिवार जस्ट रविवार के एक दिन पहले ही आता है तो ये भी 4 बार आ जाएगा दोस्तों। अब जब 5 दिन रविवार आ गया और 4 दिन शनिवार आ गए तो दिन कितने बचे 21 दिन बचे, और बचे कुछ दिन 21, तो यानी कि 340 आ रहे हैं हर दिन बचे दिन, तो 21 दिन में कितने आ जाएंगे, यहाँ पर भी 21 का गुणा हो जाएगा। अब जब हम इनका टोटल निकालेंगे दोनों का, तब हमारे पास टोटल पर्यटकों की संख्या निकल करके आएगी। चलिए दोस्तों इनका करते हैं एक बार गुणा, 5 दूनी 10 55 25, यानी कि इसका आ रहा है 2510 और इसका आ रहा है 4 5 20, 4 7 28 2 30, 4 चौको 16 और 3 19, इसका आ रहा है 1900 और 0 21 चौका 84, 63 और 8 71, यानी कि ये हमारा टोटल निकल करके आया। अब जब इसको ऐड करेंगे दोस्तों तो 0 5 15
11 यानी कि 11,550। अब दोस्तों इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो टोटल महीने के दिन दे रखे हैं 30। जब 30 से हम इसको भाग देंगे तो हमारे पास औसत निकल करके आएगा पर्यटकों की संख्या। तो जब 0 से 1 0 कट जाएगी यहाँ से, तो 3 से काटेंगे तो 3 3 9 बचे 2, 3 8 24 और 3 5 15, यानी कि औसत निकल करके आ रहा है पर्यटकों का दोस्तों 385। 385 दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 अभी हमने सॉल्व किया था दोस्तों। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है कि व्यक्तियों के एक समूह में किसी काम को 20 दिनों में पूरा करने का निर्णय लिया। उनमें से 5 व्यक्ति अनुपस्थित रहे। यदि समूह के अन्य व्यक्तियों द्वारा उस काम को पूरा करने में 24 दिन लगे तो मूल समूह में तो कितने व्यक्ति थे। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था पिछले जब मॉक टेस्ट का मैंने एनालिसिस कराया मिनी का, तो मैंने आपको ये MDH वाला बताया, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं दिया है, M और D दिए हैं। तो M1 D1 इक्वल टू M2 D2, ये फॉर्मूला लग जाएगा। M कितने दिए हुए हैं, पहले एक कोई समूह है तो बताया नहीं है कितना समूह है, तो x मान लेंगे हम उसको, गुणा D1 यानी कि कितने दिन दिए हुए हैं, 20 दिन में काम को खत्म कर रहा है, बराबर M2। अब दोस्तों जब दोबारा वो बता रहा है कि 5 व्यक्ति कम हो गए उस समूह से, तो यानी कि पहले कितने थे x और कम कितने हो गए 5, x माइनस 5 हमारे पास ये व्यक्ति रह जाएंगे अब, और गुणा D2 कितने दिन लग रहे हैं उसको, 24 दिन लग रहे हैं। अब जब इसको हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू निकल करके आ जाएगी, यानी कि समूह में पहले कितने व्यक्ति थे। तो चलिए दोस्तों इसको काटते हैं एक बार, 4 से 5 बार और 4 से 6 बार। अब ये हो गया हमारे पास 5x बराबर 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x माइनस 6 पंजे 30। अब दोस्तों ये 5 इधर जाएगा और ये 30 इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो 30 इधर आएगा पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो जाएगा जाके 6x माइनस 5x। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आई निकल करके, 30 आई, जो कि यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है दोस्तों कि ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि तेल के मूल्य में 20% की कमी कर दी जाए। दोस्तों ये कह रहा है कि तेल के मूल्य में 20% की कमी कर दी जाए, यानी कि 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, यानी कि तेल की कीमत कर दी जाए पहले 5 और बाद में 1 कम करके 4 कर दी जाए। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में देखना है दोस्तों, ये क्या है, कीमत है, ये क्या है, उसका रेट है। जब रेट इस प्रकार के निकल करके आती है तो इसका जस्ट उल्टा होता है क्या दोस्तों, मात्रा, क्वांटिटी। तो क्वांटिटी का रेशियो कितना होगा, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, 4 से 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये क्या करा है कि 15 लीटर तेल अधिक खरीद सकता है दोस्तों। जब पहले आप ऐसे समझो इसको, पहले उसकी रेट 4 थी, अब 20% कम हो गई, कितनी हो गई, 4 हो गई। तो अब इसका जस्ट उल्टा क्वांटिटी हो जाएगी, यानी कि पहले वो अगर 4 लीटर खरीद रहा था तो अब कितना खरीदेगा, 5 लीटर। तो कितना ज़्यादा खरीद रहा है, अब 1 ज़्यादा खरीद रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है दोस्तों, 15 लीटर ज़्यादा खरीद रहा है वो। जब 1 यूनिट के बराबर 15 लीटर आ रहा है तो अब हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, पहले कितना खरीद रहा था, 15 चौका 60 लीटर खरीद रहा था, अब कितना खरीद रहा है, 15 पंजे 75 लीटर खरीद रहा है। अब दोस्तों जस्ट इसका उल्टा, इसमें मात्रा पूछी है, इसमें तेल का मूल्य पूछा है कि प्रारंभिक मूल्य कितना है, तो हम इसका मूल्य क्वांटिटी का जस्ट उल्टा कर देंगे मूल्य को। तो 60 75 आ रहा है तो इसको 75 60 कर देंगे। तो पहले कितना मूल्य था, 75 रुपये प्रति लीटर था दोस्तों, तो 75 रुपये प्रति लीटर, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये एक सही तरीका था ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, बाकी आपको बेसिक भी आना चाहिए। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 हमारे सामने है, जो कि क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है दोस्तों कि 4 अलग अलग घंटियां हैं जो कि 4, 12, 20 एवं 25 मिनट के अंतराल पर बजती है। जब भी ऐसी घंटियां या घड़ियां कुछ भी आपको दिया हुआ हो और ऐसे अंतराल पर बजती है तो हमें इन संख्याओं का दोस्तों एलसीएम लेना होता है। 4, 12, 20 और 25 का एलसीएम लेंगे दोस्तों, तो ये एलसीएम आ रहा है हमारे पास 300 निकल करके आएगा इनका एलसीएम। आप लोग एलसीएम लेना जानते होंगे और नहीं जानते हैं तो सीख लीजिएगा। इनका एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, 300 आएगा। और आप अगर फिर भी आप चाहते हैं कि हम एलसीएम लेना नहीं आता आपको, ऐसे डायरेक्टली कैसे ले लें दोस्तों, खंड करके लेते हैं, तो आपको मैं एक स्पेशल वीडियो में बता दूंगा एलसीएम कैसे लिए जाते हैं, आप कमेंट करके बताइए अगर आप चाहते हैं तो। इसका एलसीएम 300 आ रहा है दोस्तों, तो यानी कि 300 मिनट इसका एलसीएम आ रहा है निकल करके। तो अब ये क्या कह रहा है कि यदि यह घंटियां एक साथ प्रातः 8 बजे बजी तो दोबारा कितने बजे एक साथ बजेंगी। तो ये हम टाइम निकल करके आया 300 मिनट बाद एक साथ बजेंगी। 300 मिनट में कितने घंटे होते हैं, 60 से डिवाइड करेंगे 6 पंजे 30, यानी कि 5 घंटे बाद ये चारों घंटियां एक साथ बजेंगी। तो 8 बजे जब एक बार बजी
तो दोबारा कब बजेंगे? 8 और 5 13 बजे, 13 का मतलब 1 PM। और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है हमसे, देखते हैं एक बार कि 17 अलग अलग संख्याओं का औसत मान 15 है। यानी कि कोई 17 संख्या दी हुई है, उनका औसत 15 है। तो इनका जब टोटल निकालेंगे दोस्तों, 17 गुणा 15 हो जाएगा। तो ये क्या निकल करके आ रहा है? 15 सत्ते 105, 15 15 255 निकल करके आ रहा है दोस्तों, इसका जो टोटल है। अब इसने एक बात और गई कि प्रथम 9 संख्याओं का औसत 14 है। यानी कि इनका प्रथम 9 संख्याओं का औसत 14 है, तो फिर से टोटल निकालेंगे तो इनका गुणा करने पर 126 हो जाएगा। और अंतिम 9 संख्याओं का औसत 16 है, तो इनका जब टोटल निकालेंगे, गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 144। अब दोस्तों इनको देखिए, जब टोटल इनको जोड़ते हैं तो 6 और 4 10, सिल 1 4 और 3 7 और 270 आ रहा है दोस्तों। टोटल निकल करके आ रहा है 270। जबकि टोटल 17 संख्याओं का टोटल निकालते हैं तो 255 आ रहा है। अब ये एक्स्ट्रा कैसे आया है, इसको देखते हैं दोस्तों। मान लीजिए इसमें टोटल 17 है, तो जो आगे से इसने प्रथम 9 संख्याओं का औसत बताया 14, जब आगे से 9 गिनेंगे, यहाँ पर 9 गिन लेंगे तो बचेंगी कितनी? 17 बच जाएंगी, सॉरी 8 बच जाएंगी। और जब पीछे से दोस्तों इसने 9 संख्याओं का बताया है, तो पीछे से 8 ही गिन सकते हैं हम ना। 9 गिनेंगे तो इसमें चली जाएगी, यानी कि ये 9वीं जो संख्या है ये डबल काउंट हो रही है, इसलिए इसका टोटल बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? 270 बढ़ रहा है। आना कितना चाहिए? 255 आना चाहिए। जब इसको घटाएंगे तो 15 बच रहा है दोस्तों, और यही हमारी 9वीं संख्या हो जाएगी, जो कि डबल काउंट हो रही है 15। इसकी वजह से इनका टोटल ज्यादा आ रहा है। तो 15 जब हमारी 9वीं संख्या पूछी क्या है दोस्तों इसने, कि मध्य वाली संख्या क्या है, तो मध्य वाली संख्या दोस्तों 9वीं होगी। 17 में से 8 इधर और 9वीं यहाँ पर, 8 इधर, 8 8 16 और 1 17। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 15, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है। तो ये था दोस्तों आज का मॉक हमारा, जिसका सॉल्यूशन मैंने आपके सामने करने की कोशिश करी। और उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छी लग रही होगी, और कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों कैसी लगी ये क्लास, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें इसको। और इसी प्रकार हम मॉक का एनालिसिस लेके आते रहेंगे आपके सामने दोस्तों, अगर आप इसी प्रकार आप प्यार बनाए रखते हैं तो। और आप लोग अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए दोस्तों। हाँ, टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है हमारा, मैं बार बार वीडियो में बताता हूँ दोस्तों, उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको कोई भी अपडेट है वो मिल जाएगी वहाँ पर, और भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। आपको सभी तरह के स्टूडेंट से बात करने का मौका मिलेगा, और आपको वहाँ पर कुछ नई बातें भी मिलेंगी दोस्तों। और आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उस टेलीग्राम ग्रुप में डाल सकते हैं। वहाँ पर जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व जरूर करेंगे, और मैं भी आपको कोशिश करूँगा कि वहाँ पर जवाब दे पाऊँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, और आप लोग अपनी तैयारी को इसी प्रकार बनाए रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है दोस्तों। आपका एग्जाम बिल्कुल ही सर पे है, आप लोग आराम से अपनी तैयारी में लगे रहिए। और तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।